जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। भाई शाबाश, एक बार क्लास को शेयर कर देना भाई, ठीक है। पहली बात यही होती है, शेयर कर देना, है ना। बाकी तुमने ये चीज सुननी भी नहीं है कि शेयर कर देना। बार बार मैं बोलना नहीं है, मेरी आदत नहीं है, बट फिर भी है, एक बार दो बार तीन बार रिपीट तो हो ही जाती है, फिर भी तुम्हारी कान पर ना जो नहीं रेंगते। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा के बीच में भाई, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, आपका पहला ही क्वेश्चन क्या आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई रीजन इसके पीछे इंपोर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। राहुल जो आपके कौन है, नार्वेकर चर्चा में है। हमने यहां पर बात करी क्या, राहुल नार्वेकर चर्चा में आपके भाई। पहला ही क्वेश्चन है, राहुल नार्वेकर चर्चा में है, तो चर्चा में क्यों है इनके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए राहुल नार्वेकर की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। बहुत शानदार क्वेश्चन भी आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। राहुल नार्वेकर आपसे पूछ लेगा भाई आप लोगों से, है ना, कि देश के सबसे युवा स्पीकर, अगर मैं बात करूं तो देश के सबसे युवा जो स्पीकर हैं, स्पीकर कौन बने आपके, यही बने हैं। देश के सबसे युवा स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो कौन बने आपके, राहुल नार्वेकर। कितनी आयु है इनकी ऐसी, तो 45 वर्ष। श्रीमान संबंध कहां से है इनका, संबंध की बात करें तो महाराष्ट्र से। कहां से संबंध है, महाराष्ट्र है। आपको पता है एक नाटकीय अंदाज में, एक नाटकीय अंदाज के अंदर, एक गेम के अंदर, एक पॉलिटिकल गेम के अंदर क्या हुआ, किसी की जीत हुई, किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई, किसी की हार हुई, और किसकी हार हुई, उद्धव ठाकरे। तो कौन थे आपके, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, कुछ दिन पहले तक आपके सीएम साहब कौन थे, पूर्व सीएम जो बन चुके हैं, अब क्या बन चुके हैं, पूर्व सीएम। कौन आपके, उद्धव ठाकरे भाई, उद्धव ठाकरे साहब थे। और इनको लेकर के दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ठाकरे परिवार के इस पद तक पहुंचने वाले आपके पहले व्यक्ति थे। दूसरी बात करते हैं, ये आपका विधान परिषद का सदस्य था। विधान परिषद, ये क्या थे आपके, विधान परिषद के सदस्य थे। ये भी शानदार क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, विधानमंडल के कितने सदन है, 2 सदन है, 2 सदन। और अब चर्चा में क्यों है, तो इन्हें दोनों, अगर मैं बात करूं अब चर्चा में क्यों, तो विधानसभा में किसका, इनकी कुर्सी गई। ठाकुर तो गए, बाल ठाकरे साहब तो गए, ठीक है। कहां गए, और इनके जगह पर कौन आ गए, एकांत, है ना, एकनाथ शिंदे साहब। एकनाथ शिंदे साहब यहां पर आगे हैं। कौन से, एकनाथ शिंदे की बात करूं मैं, शिंदे साहब यहां पर आगे हैं, जो कि अगर पूछे अभी सीएम कौन है तो एकनाथ शिंदे साहब है भाई, ठीक है ना। एकनाथ शिंदे साहब आपके क्या है, सीएम है, याद रखेंगे भाई, एकनाथ शिंदे। ओके, कहां के, महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार यहां पे बनता है। तो ये 45 वर्ष की आयु में आपके राहुल आपके जो नार्वेकर हैं, ये स्पीकर बने हैं, कहां के, महाराष्ट्र के बने हैं। चर्चा में था पूरा नाटकीय अंदाज में। और एकनाथ शिंदे की पहली जीत की अगर मैं बात करूं तो यही है भाई, इनकी कौन सी, जो स्पीकर की जीत है, इनके समर्थन से बना है। और यहां पर बात करें, पहली बार क्या बना, ये विधायक बना, पहली बार ये इसमें आया, विधायक बना। और बनते ही पहली बार विधायक बनने के साथ ही ये क्या बन गए, आपके स्पीकर बन गए। और देश के सबसे युवा स्पीकर की बात करें तो यही है। संबंध मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब एक शब्द आया एकनाथ, और इसमें एक शब्द आया नाथ। हाल ही में अगर मैं बात हरियाणा की करूं, आपकी अगर मैं बात किसकी करता हूं, हरियाणा की करता हूं, तो यहां पर नाथ संप्रदाय का संबंध है। नाथ किस स्थान से रहा है, नाथ संप्रदाय का संबंध किस स्थान से रहा है, ये जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। हरियाणा का क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच में आ जाएगा। या सीधे से पूछे, नाथ संप्रदाय को लेकर के कौन सा आपका यहां पर क्या है, आपका क्या बोलेंगे उसको, नाथ संप्रदाय का संबंध किस स्थान से है, या कहां के, मतलब उस स्थान, मतलब कौन सा स्थान नाथ संप्रदाय को लेकर के प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका यहां पर बन सकता है। साथ ही इन्होंने एक शब्द पर ऑब्जेक्शन किया था,
गोरख जो धंधा शब्द है आपका, गोरख धंधा शब्द पर ऑब्जेक्शन करने वाले भी कौन थे आपके, तो नाथ संप्रदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति ही थे हरियाणा के अंदर, उन्होंने इस शब्द पर क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था। साथ ही बात आती है स्पीकर की। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, वर्तमान में आपकी कौन सी लोकसभा, विधानसभा का एक क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की कौन सी विधानसभा का इलेक्शन हुआ, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे क्योंकि चर्चा के अंदर आपका पहली बार अभी इलेक्शन हो रहा है। इसके बाद जस्ट कोई पेपर आ जाएगा, उस पेपर में पूछ लेंगे कि हाल ही में किस विधानसभा का चुनाव हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, जो कि सरकार बीच में गिरी थी, इसलिए भी हाईलाइटेड मुद्दा भी। चलिए अगली बात करते हैं, यहां पर देश के पहले प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो देश के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अंदर स्पीकर कौन है, ओमनाथ बिड़ला। ओमनाथ जो बिड़ला साहब है ये क्या आपके स्पीकर है। ओमनाथ बिड़ला साहब ने अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर एक महिलाओं को लेकर के एक पोषण योजना चलाई थी, कहां से, कोटा बूंदी से, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शानदार क्वेश्चन था आपके महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करते हैं तो क्या आपकी मुंबई है, मुंबई के साथ ही कौन सी आपकी, नागपुर भी महाराष्ट्र की राजधानी है। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, संतरों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा किसके लिए प्रसिद्ध है, अगर मैं बात करूं किसके लिए भाई आपका, तो वहां पर आपका कुंभ का मेला भी लगता है, कहां पर है, नागपुर के अंदर भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका चर्चा में है, तो अभी हाल ही में संजय शर्मा साहब चर्चा में रहे। क्वेश्चन नंबर 2 संजय शर्मा चर्चा में है, ये कौन है भाई, संजय शर्मा चर्चा में है, ये कौन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, उस वाले क्वेश्चन से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इतिहास बना देश के अंदर, एक इतिहास बनाया, किसने बनाया, संजय शर्मा ने। संजय शर्मा है कौन, सबसे पहले बात करते हैं संजय शर्मा आपके इंडियन जो आपकी कह सकते हो क्या आपका एयरफोर्स, ये किसके, एयरफोर्स के अधिकारी हैं, अधिकारी। फिर संजय शर्मा एयरफोर्स के अधिकारी, तो ये चर्चा में क्यों है भाई, इन्होंने एक कमाल किया। इन्होंने क्या कमाल किया है, इन्होंने 30 तारीख को क्या किया, देखिए इन्होंने, ये पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने जो संजय शर्मा प्लस अनन्या जो आपकी शर्मा है, अनन्या शर्मा, ये पिता और पुत्री हैं, दोनों क्या भाई आपके पिता प्लस पुत्री। इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ने एक फॉर्मेट के अंदर क्या उड़ाया है, एक हवाई जहाज उड़ाया। दोनों पिता पुत्रियों ने, पिता और पुत्री दोनों ने मिलकर के एयरफोर्स का एक हवाई जहाज उड़ाया, ये आपका चर्चा में है। बहुत शानदार चर्चा के अंदर भाई, बड़ी अच्छी चर्चा बनी हुई है और ऐसी चर्चाएं देश के अंदर होनी चाहिए भाई। इन्होंने, ये आपके क्या है, संजय शर्मा फ्लाइट अधिकारी है आपके, कमोडोर है भाई, क्या आपके ये कमोडोर के पद पर हैं। और अनन्या शर्मा, अगर मैं बात करूं तो ये अनन्या शर्मा क्या इनकी पुत्री है। दोनों ने कब भाई आपका 30 मई को दोनों ने मिलकर के 30 मई 2022 को दोनों ने मिलकर के क्या उड़ाया है, कि हवाई जहाज उड़ाया है 30 मई को। कहां पर भाई, कर्नाटक के आपका फाइटर प्लेन, और वो भी साथ में कौन सा, फाइटर प्लेन कहेंगे, फाइटर प्लेन इन्होंने उड़ाया है, बाप बेटी ने इतिहास बनाया है। और साथ ही अभी एयरफोर्स ने जानकारी दी है और ये गर्व करने की बात है, एयरफोर्स ने जानकारी दी है और ये गर्व करने की बात है। पहले पिता पुत्री ऐसे हुए, कहां पर भी आपका पता है आपको, कर्नाटक के अंदर भाई, बीदर में। और बीदर में क्या होता है आपको पता है, हवाई ट्रेनिंग होती है कर्नाटक के बीदर में। तो जो अनन्या शर्मा है ये क्या कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, और पिता क्या है इसके, इंस्ट्रक्टर हैं। दोनों ने मिलकर के एक फाइटर प्लेन उड़ाया है और ऐसा करने वाले भारत के इतिहास में ये पहले व्यक्ति मिल गए। कौन सा विमान उड़ाया इन्होंने, हॉक या हाक 132 भाई, 132 विमान इन्होंने, जो फाइटर प्लेन है ये उड़ाया है। कौन सी, एक ही फॉर्मेशन के अंदर इन्होंने ये विमान उड़ाया है, याद रखना भाई, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है, याद रखना। अनन्या क्या ले रही है, आपका प्रशिक्षण ले रही है। यहां पर मैं बात करूं हल्के विमान उड़ाने की बात हो रही है, तो हल्का विमान भाई आपका एक जो आपके किसके द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुनेंगे। संजय शर्मा चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि रॉयल एयरफोर्स के जो पहले कभी, जिसका नाम पहले क्या था, रॉयल एयरफोर्स था। रॉयल एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को आपकी क्या थी, रॉयल एयरफोर्स थी। 1950 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, इंडियन एयरफोर्स किया गया। रॉयल शब्द को हटा दिया गया। उसके अधिकारी हैं, अधिकारी भी कमोडोर के पद पर हैं। अनन्या शर्मा क्या है, ये अनन्या शर्मा क्या है कि ट्रेनिंग कर रही है, ये इनकी पुत्री है। पिता और पुत्री ने दोनों ने फाइटर प्लेन उड़ाया, हॉक 132 एक ही फॉर्मेशन में, और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। साथ में जो बेटी है, पुत्री है, वो भी बनी है। 30 मई 2022 को इन्होंने प्लेन उड़ा करके कारनामा स्थापित किया, और ये टच द स्काई विद ग्लोरी,
है ना, क्या टच द स्काई विद ग्लोरी, गर्व के साथ आसमान को छुएंगे, ये वाली बात इन्होंने साबित कर दी है और ये इनकी पुत्री ने भी ये बात साबित कर दी है। ठीक है, कर्नाटक के बीदर के अंदर इन्होंने ये उड़ान भरी है। किससे उड़ान भरी है ये भी आपके बीच में है। चलिए अब बात करते हैं इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1950 में इसका नाम क्या रखा गया, इंडियन एयरफोर्स रखा गया। साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हल्का तेज विमान की अगर मैं बात करता हूं तो कल परसों आपका तेजस चर्चा में था, तेजस भी चर्चा में था। तेजस चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसने चीन को हरा करके, चीन के जो फाइटर विमान थे उनको हरा करके, साथ में रूस के फाइटर विमान को हरा करके, और तेजस को पसंद किया किसने, मलेशिया ने। अब हम इसको क्या करेंगे, भेजेंगे, यानी कि अब हम बिक्री करने वाले किसकी, तेजस की। तेजस बनाया किसने था, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा, जो कि सरकार की है, सरकार के स्वामित्व में काम करती है। ये थे संजय शर्मा, ये थी अनन्या शर्मा, जिन्होंने इतिहास रचा। आपके बीच में था क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शाबाश भाई, एक बार है ना शेयर मार दो क्लास को जल्दी करके, इतने शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाबाश, वेल डन भाई। जो आगे हैं उनको जय हिंद, जो नहीं आए उनको जय हिंद, उनके घर पे ही जय हिंद। ठीक है, गर्मी है, पसीना है, सारी चीजें हैं। दैनिक समस्याओं में उलझ करके, दैनिक समस्याएं हर व्यक्ति को परेशान करती हैं। दैनिक समस्या में सर मैं इस समय खा रहा था, सर मैं इस समय नहा रहा था, सर मैं इस समय जिम कर रहा था, सर मैं इस समय वो कर रहा था, ये कर रहा था, सर मेरे को ना वहां भेज दिया, यहां भेज दिया। दैनिक समस्याओं में उलझ करके, सर आज मेरे सिर में दर्द था, सर आज मेरे पेट में दर्द था, सर आज मेरी आंखों में दर्द था। दैनिक समस्याएं, ये सारी की सारी मैंने क्या गिनाई, आपकी दैनिक समस्या गिनाई। दैनिक समस्याओं में उलझ करके यदि आप अपने टारगेट को छोड़ते हैं तो कभी आप उस टारगेट को ले ही नहीं सकते। अगर दैनिक समस्या में उलझ गए तो टारगेट को छोड़ दोगे। दैनिक समस्या डेली आएंगी, हर डे आएंगे, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। इन समस्याओं से जूझते हुए टारगेट की तरफ बढ़ना, कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, है ना, ये जिंदगी है कौम की, कौम पर मिटाए जा। चलिए जब कौम की बात आ रही है तो यहाँ पर एक कौम के नाम पर एक शानदार क्वेश्चन लेकर आता हूं आप लोगों के बीच में। नुपुर शर्मा फिर चर्चा में है, तो नुपुर शर्मा क्यों चर्चा में है, कौन आपकी नुपुर शर्मा मैडम फिर चर्चा में आ गई हैं। नुपुर शर्मा चर्चा में क्यों है, नुपुर शर्मा चर्चा में है क्यों है। नुपुर शर्मा का बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको पता है नुपुर शर्मा चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने पैगंबर जो साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के कुछ आपत्तिजनक शब्दों का यूज कर दिया, चाहे शब्द सच थे झूठ थे, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन फिलहाल बात यह है कि इन्होंने क्या किया, कुछ आपत्तिजनक शब्द किसी धर्म के विशेष को लेकर के इन्होंने यहां पर रख दिए। इसको लेकर के, इसके चलते हुए इनके पता आपको ये हाईलाइटेड है, आपके 52 देशों ने, बल्कि आपके 52 देशों, मुस्लिम देश थे, सारे के सारे देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए। तो सबसे पहले कतर ने भी कमेंट्स किए, बहरीन ने भी कमेंट्स किए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये तो करते रहते हैं, इनकी तो कोई कहानी ही नहीं है। ठीक है, सऊदी अरब तक भी यहाँ पर बात हुई है। वो अलग बात है, क्या जो प्रधानमंत्री गए तो खुद वहां के जो आपके शहंशाह थे वो खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए भी पहुंचे, सम्मान भी किया गया है। ये सारी की सारी बातें अलग हैं। ठीक है, चलिए बट चर्चा में है अभी हाल ही में देश का जो माहौल आप लोगों के बीच में है, किस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ कह सकते हैं कई काफी जगह पर क्या लगाई गई है, इनके खिलाफ केस की अर्जियां रखी गई हैं। बात आती है यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजों ने इनके ऊपर मौखिक रूप से कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किसके ऊपर कर दी, नुपुर शर्मा के ऊपर। नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या बोला इन्होंने, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता थी, इनके खिलाफ बोला इन्होंने कि भाई जो देश का आज माहौल है उस माहौल के लिए जिम्मेवार कौन है, आपकी नुपुर शर्मा। उस समय वो कमेंट्स करने से पहले, उस समय वो मौखिक टिप्पणी करने से पहले ये भूल गए कि जो नुपुर शर्मा है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची किस लिए, अपनी सुरक्षा को लेकर के पहुंची है। इन्होंने पॉइंट दिया था कि पूरे देश में मेरे खिलाफ कोर्ट केस कर दिए गए हैं, तो मैं हर जगह तारीख भुगतूंगी। इससे अच्छा ये है कि आप सारे के सारे केस एक जगह पर ट्रांसफर कर दो। वो उनकी सुरक्षा को लेकर के था, क्योंकि इनको बहुत सारी इतनी सारी धमकियां मिल चुकी हैं, जान से मारने की, कत्ल करने की, गालियां दी जा रही हैं, सारी की सारी बातें आप लोगों को पता है। मीडिया, सोशल मीडिया, जो आपका समाचार एजेंसियां हैं, सारी की सारी छाप रही इन सब चीजों को। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। अब चर्चा में क्यों आई ये, जब कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, दो ने जब इस प्रकार की टिप्पणी दी, देश के अंदर जो असहिष्णुता फैल रही है, कह सकते हैं देश के अंदर जब इस प्रकार का तनाव का माहौल है, उस तनाव के माहौल में इन्होंने टिप्पणी दी कि इसकी जिम्मेवार कौन है, नुपुर शर्मा है। लेकिन उस समय वो मेरे प्यारे मित्र पे, प्यारे जजेज हैं, जिनके ऊपर जो कि हमें पूरा भरोसा है, हमारी न्यायपालिका पे। इसका मतलब मेरा ये नहीं कि भरोसा हट गया है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है।
इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कौन होता हूं, आपके 15 रिटायर्ड जज है, 27 आपके और अदर लोग हैं, और 5 आपके और भी अदर लोग हैं जो आईपीएस यूपीएससी सेवाओं से संबंधित हैं। इन लोगों ने मिलकर के एक लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर क्या लिखा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर जो मौखिक टिप्पणी की गई है वो गलत की गई है। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इन्होंने क्या किया है, लक्ष्मण रेखा को लांघा है। ये यहां पर बात आती है, ठीक है। तो लेटर लिखा गया है, किसने लेटर लिखा, अब उस लेटर के खिलाफ भी एक और बात आ रही है। उस लेटर के खिलाफ भी एक जो आपके वकील साहब हैं उन्होंने क्या किया कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के ऊपर जो रिटायर्ड जज हैं उनके ऊपर केस करने की बात कही जा रही है। मामला काफी पेचीदा हो चुका है और उसके ऊपर आपसे लोगों से पूछ लिया जाएगा कि क्या था, तो पूरी कहानी आपके बीच में होनी चाहिए। कुछ पॉइंट राइट डाउन करता हूं जो आप लिखेंगे जो आपके काम आ सकते हैं। भाई आपके कितने 15 पूर्व जज जो कभी जज थे, कहां के, आपके सुप्रीम कोर्ट के। 77 आपके कौन है, नौकरशाह हैं, और 25 पूर्व कौन, आपके 25 पूर्व सैन्य अफसर हैं। 25 पूर्व सैन्य अफसर हैं। अब आप देखिए 15 25 कितने, 40 7 4 11, आपके 117 लोग गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी आपकी उसी प्रकार की क्वालिटी रखते हैं जिस प्रकार के एक सुप्रीम कोर्ट का जज रखता है। ये भी उसी प्रकार के पढ़े लिखे लोग हैं जिस प्रकार का आपका सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति है। ये मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू है भाई, ठीक है। ओके, इन्होंने जब ये बात करी है कि इन्होंने क्या किया, जो 2 जज हैं, नाम नहीं लूंगा मैं यहां पर, 2 जजों के खिलाफ, भाई 2 जजों के खिलाफ लेटर में लिखा है, खिलाफ कि जो इन्होंने टिप्पणी करी है मौखिक रूप से किस पर टिप्पणी करी है इन्होंने, नुपुर शर्मा पर, उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और वो किसकी दुहाई देते ही करी इन्होंने, तो आपका फंडामेंटल राइट्स इन्होंने सीधा लिखा है कि भाग नंबर 3, संविधान का भाग नंबर 3 ये बात बोलता है कि आपको एक जुर्म की एक ही सजा होगी। आप कोई यदि किसी एक जुर्म की एक सजा मिल जाती है और दूसरी जगह आपको उसी जुर्म के लिए कोर्ट केस चल रहा होता है तो उसकी जांच नहीं की जाएगी। आपका एक्ट नंबर 20 का 2, आपका एक्ट नंबर 20 का भाग नंबर 2, यानी कि ए बी समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, इसके अंदर ये बात कही गई है। फंडामेंटल राइट्स आपका 20 फंडामेंटल राइट्स किससे संबंधित रखता है, किससे संबंध रखता है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। आपको पता है 14 से 18 आपका फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो भाग नंबर 3 के अंदर आते हैं। आपके किस भाग में आते हैं भाई, भाग नंबर 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके, आपको पता है। तो आपको यह भी मालूम है कि 6 प्रकार के आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इन 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स में अगर मैं बात करूं तो पहला आपका 14 से अगर मैं 18 की बात करता हूं तो आपको समानता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद आपका 20 से अगर मैं 19 से 22 की बात करता हूं तो 1922 में आपका स्वतंत्रता, और उस स्वतंत्रता के हनन की यहां पर बात की गई है। नुपुर शर्मा को लेकर के बोला गया था कि ये सुरक्षा के लिए आई थी, कोर्ट ने एक बार भी ये बातें नहीं सोची है और उन्हें उल्टा देश के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उल्टा उनको क्या करते हैं, देश के जिम्मेवार ठहरा दिया। इन्होंने 20(2) की दुहाई देते हुए कहा है, अनुच्छेद नंबर 20 का 2 के तहत ये बोला इन्होंने, ये भी जो भी आप समझ सकते हैं कि किसी, आपको पता है कि एक जुर्म की केवल एक ही सजा होगी, दोबारा से उसकी जांच नहीं होगी। इसके तहत इस बात को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट का हनन किया गया है, और अगर ये बात ध्यान में रखते तो सारे केसेस को एक साथ लेकर के आ सकते थे। आज उस जो हमारी नुपुर शर्मा जी हैं, आज उनकी जान को खतरा है, या आप समझ सकते हैं उनकी जान को खतरा है, तो क्या उनकी जान दांव पे लगा दे भाई, क्या उनका जीने का अधिकार छीन लिया जाए, क्या जो अधिकार फंडामेंटल राइट सबको मिले क्या उनको नहीं मिलेंगे। तो ये आपका लेटर निकला है, लेटर में क्या लिखा गया था, ये सारी की सारी बात आपके बीच में कौन से अनुच्छेद के तहत लिखा गया था ये भी आपको पता है। और साथ इतनी सी भी जानकारी दे देता हूं मैं कि इनके जो रिटायर्ड जज हैं उस जज के ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस भी दर्ज करवा दिया गया है कि भाई इसके ऊपर केस होना चाहिए, ऐसी अपील की जा रही है। अब देखते हैं आगे राजनीतिक घटनाक्रम क्या होता है, बट ये जो चीज है ये आपके बीच में, इसलिए आपकी नुपुर शर्मा जो है दोबारा से जो आपकी बीजेपी की एक्स प्रवक्ता थी वो आपकी चर्चा में है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता भी, ठीक है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर के ये बात थी यहां पर, ये मैंने आपको बोल दिया है। भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स एक्ट की बात कर ली है, और इसमें इन्होंने ये बात एक और, हाँ इन्होंने बोला कि जो गोस्वामी है आपके अर्णव गोस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी जो केस था इस केस के अंदर ये व्यवस्था करी थी, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था करी थी कि आपके ऊपर एक जुर्म की एक ही सजा, आपके सारे केस एक जगह चलेंगे। अर्णव गोस्वामी और इसके जैसे और भी बहुत सारे केस हैं जिसके ऊपर डिसीजन ये दिया गया, तो फिर नुपुर शर्मा के लिए डिसीजन क्यों नहीं दिया गया, ये इस लेटर के अंदर लिखा है।
ठीक है, मौखिक टिप्पणी क्यों की गई, किसी को मेंटली टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, नपुर शर्मा को मेंटली टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। जब सारी दुनिया टॉर्चर कर रही है तो क्या हम भी उनको, मतलब अगर गलत है तो गलत है, अगर गलत नहीं है तो फिर आप दुनिया के वशीभूत होकर उनको गलत कैसे ठहरा सकते हैं। जब तक कि उसका निर्णय नहीं आ जाता, जब तक कि आपके पास साक्ष्य नहीं आ जाते, आप उनको गलत नहीं ठहरा सकते। किसी के कहने से, अरे अरे गरे नथु गरे के कहने से कोई किसी को गलत नहीं ठहरा सकता। कानून एज पर आपका, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका पार्ट नंबर 3, आपका एक्ट नंबर 22 का 2 डिफाइन ओनली वन, आपका वन केस वन पनिशमेंट। और अगर उसके बाद भी अगर कोई किसी जगह पर उसकी जो इंक्वायरी चल रही तो इंक्वायरी नहीं होगी, ऐसा किसमें कहा गया था, अर्णव गोस्वामी केस के अंदर कहा गया था, इसकी दुहाई दी गई है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के फैसले अपने आप में क्या होते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। और दोस्तों याद रखना, अभिलेख की परिभाषा देता हूं एज ए टीचर, तुम्हें पता है, ठीक है भाई, चलिए शाबाश भाई शाबाश, जय हिंद, सबको जोड़ो भाई जोड़ो, ठीक है। अभिलेख वो लेख, ऐसे लेख, अभिलेख जिनको आसानी से मिटाया ना जा सके, अभिलेख किसी कागज पर जिनको आसानी से मिटाया ना जा सके, वो आपके क्या कहलाते हैं भाई, अभिलेख। आपके ताम्र पत्र पर हो सकते हैं, आपके किस पर हो सकते हैं, सिक्के पर हो सकते हैं, आपके धातु के टुकड़े पर हो सकते हैं, आपके शिला पर हो सकते हैं, आपके किसी पर भी हो सकते हैं, जिन्हें आसानी से, या ये कहें जिनको किसी ऐसी जगह पर लिख दिया जाता है जिन्हें मिटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि अभिलेख मिट नहीं सकते, मिट जाते हैं, लेकिन काफी दिक्कतों के बाद। लेकिन यहां पर कागज के ऊपर लिखे गए लेख भी इसी प्रकार के जो कभी नहीं मिटते हैं। आपके धातु पर लिखे गए लेख मिट सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसले किए जाते हैं जिन केसों को लेकर के, वहां पर वो आपके अभिलेख बन जाते हैं। तो उस अभिलेख की दुहाई दी गई, अर्णव गोस्वामी के केस को लेकर के ये बात दुहाई दी गई है कि ये ऐसा क्यों, ये चर्चा का विषय है देश का, देश की विडंबना समझो, कुछ भी समझो। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा। नपुर शर्मा चर्चा में क्यों थी, नपुर शर्मा के खिलाफ हाई कोर्ट ने क्या मौखिक टिप्पणी करी थी, क्यों टिप्पणी करी थी, किस एक्ट का इनको लेकर के हनन की बात कही गई है, कौन सा एक्ट इनको सुरक्षा प्रदान करता है, किस एक्ट के तहत इन्होंने ये बात कही थी कि मेरे सारे केसेस एक साथ होने चाहिए, कौन सी इन्होंने टिप्पणी करी थी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीच में यहां पर बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है, ठीक है। यहां पर अभिलेख की बात आई है, सिक्कों का जिक्र हुआ, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका बहुत ही शानदार और चर्चा में है, क्वेश्चन नंबर 4। शाबाश भाई शाबाश, क्लास को शेयर करो एक बार भाई, क्लास को क्या करेंगे एक बार जोरदार क्लास आपके बीच में, जितने एज पर पॉसिबल जो क्वेश्चन आपके बीच में होंगे, जब तक मेरी टेक्नोलॉजी साथ देगी तब तक मैं आपके बीच में बना रहूंगा भाई, ठीक है। पसीना आए, गर्मी लगे, सर्दी लगे, कोई मैटर नहीं है, आप बस अपना प्यार दिखाते रहिए। प्यार नाम की चीज तो तुम्हारे पास है ही नहीं, है ना, प्यार नाम की चीज तो है ही नहीं। मीठा नहीं खाना है, शुगर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। पोषण सुरक्षित या कह सकते हैं सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कौन सा कदम उठाया है, पोषण सुरक्षा की बात कर रहा है। पोषण सुरक्षा को और अच्छा करने के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया, तो याद रखना भाई, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, जिसने पीएम जो मोदी साहब है आपको पता हाईलाइटेड है फुल्ली, ठीक है। मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री है तो मुमकिन है। चलिए मोदी साहब ने क्या किया भाई, आपका खाद्य पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया इन्होंने, इस सुरक्षा पर क्या किया, राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन क्या कह सकते हैं, एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किया है। कहां पर किया है भाई आपका ये, तो अगर मैं बात करूं आपका, तो ये कहां पर किया गया है, जल्दी मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट्स करके, कहां किया गया है। इसका उद्देश्य अगर मैं बात करता हूं तो उद्देश्य क्या है इसका, दिल्ली लिखो पहले, तो कहां किया गया आपका, दिल्ली। उद्देश्य मैंने आपको एक तरीके से क्वेश्चन के अंदर दे दिया, बेहतर है किसको, पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अच्छा करने के लिए भी आपका ये
क्या किया गया है, दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय आपका जो सम्मेलन है ये किया गया है, 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था आपका, इसका उद्घाटन किया गया है। साथ में जब हम वितरण प्रणाली की बात करते हैं, वितरण प्रणाली की बात करते हैं, मुझे एक योजना याद आ जाती है। योजना कहां से चली थी आपकी, इस योजना ने कमाल का काम किया था, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन, इसको तो समझ गए आप, पोषण सुरक्षा को लेकर के राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के अंदर किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए। और आपका कहां पर, दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर कह सकते हैं। अन्य वितरण पोर्टल इसके अंदर शामिल है, अन्य वितरण पोर्टल आपका, अन्य वितरण पोर्टल की बात करूं तो 2.0 को और अच्छा बेहतर करने के लिए भी यहां पर कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, राशन जो कार्ड योजना भी देश का संबंध इससे भी क्या था, खाद्य वितरण प्रणाली से था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिस प्रकार से इसने काम किया, इस योजना ने एक्चुअल में गरीब लोगों के लिए काम किया। अगर कोई काम करने के लिए मान लो किसी दूसरे स्टेट में चले गए, कि पूरे देश का एक ही राशन कार्ड होगा, पूरे देश में कहीं पर भी अपनी सरकारी शॉप से जो किफायती दरों पर जो सरकार देती है, आप क्या ले सकते हैं उससे, राशन कार्ड आपको बनवाना नहीं है, उस राशन कार्ड से आप क्या ले सकते हैं, खाद्य पदार्थ वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वो योजना भी आपकी वितरण संबंधित है। इसमें जो घपला होता था उस घपले को भी रोका गया, सारा का सारा डाटा ऑनलाइन, क्योंकि इससे ये होता था, आज मान लो मैं हरियाणा में हूं, हरियाणा का राशन कार्ड है, कल मैं पाकिस्तान को हिंदुस्तान में नहीं मिलाएंगे, ठीक है। कल मैं पहुंच गया, मान लो जैसे जेएंडके में पहुंच गया, तो मेरे पास जेएंडके का राशन कार्ड होना चाहिए, तभी मेरे को जेएंडके में मिलेगा। लेकिन अब इस प्रकार की समस्या नहीं होगी, कहीं का भी राशन है, आप कहीं भी जो आपकी जो अधिकृत जो डिपो है, राशन डिपो है, सरकार के द्वारा अधिकृत किए गए डिपो, वहां से आप राशन वितरण राशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब जब ये बात आई है तो राशन से ध्यान रखना, देश का पहला ग्रेन एटीएम, अब आपको एटीएम से भी राशन मिलेगा। एटीएम की बात करूं मैं, ग्रेन एटीएम आपका कहां पर, गुरुग्राम के अंदर भाई, गुरुग्राम के अंदर कहां पर, फरूखनगर के अंदर, हरियाणा के अंदर, हरियाणा, जय हो हरियाणा, ईसा अंडे मारा हरियाणा, जित दूध दही का खाना। एटीएम आपका कौन सा, अब एटीएम आप गेहूं का कट्टा लेके जाएंगे, वहां बैग ले जाने की जरूरत नहीं है एटीएम से के पैसे निकालेंगे, नहीं भाई। अब एटीएम से तो पैसे मिलने से रहे, क्योंकि आपको पता है आरबीआई ने घोषणा कर रखी, क्या, कार्डलेस ट्रांजैक्शन की बात करी है, कि अब आपको एटीएम ले जाने, पैसे के लिए एटीएम ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आगे आपको कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद। तो वो आपकी आरबीआई की घोषणा है, लेकिन यहाँ गेहूं लाने के लिए, खाद्य पदार्थ लाने के लिए आपको एटीएम की जरूरत पड़ेगी। कहां पर जाओ, फरूखनगर, और फरूखनगर में यहाँ पे 70 केजी आपका 5 मिनट के अंदर 70 केजी अनाज ये निकाल सकता है एटीएम, ये भी ध्यान रखना। वन नेशन वन राशन कार्ड होगी आपकी, खाद्य पदार्थों का सही वितरण करने के लिए सारी की सारी योजना आपके बीच में। और इस प्रणाली ने आपका क्या किया, जो फ्री, एक और थी आपकी प्रधानमंत्री जो फ्री राशन दे रहे हैं, जिसको सितंबर तक दिल्ली के अंदर बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर तक, उसने भी आपका कोरोना के काल में जो लोग बेरोजगार हो गए थे, जो लोग मजदूर लोग थे, बेरोजगार हो गए थे, उन्हें क्या किया गया भी, उनको राशन दिया गया, उन्हें जिंदा रखा गया। जय हो भाई, जय हो। जो इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आ रही है, योजनाएं बनाने का काम किसका, सरकार के अंदर। जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, कमेंट्स क्या करोगे, उससे पहले आंसर ले लो आपका। थिंक टैंक का काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। नीति आयोग का नाम पहले का था योजना आयोग, योजना आयोग को नीति आयोग को बनाया 2015 में। सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और वर्तमान में अभी फिलहाल नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और सीईओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी बड़ा जानदार क्वेश्चन है भाई, और तुम देख करके हंसोगे भाई। तुम्हारा काला सोना है ना, तुम्हारी सुंदरी, तुम्हारी गरिमा पसंद आएगी। किसको पसंद आएगी, गोरों को पसंद आएगी गरिमा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चर्चा में आपकी मुर्रा, चर्चा में क्या आपकी मुर्रा चर्चा में है। ये क्या भाई, मुर्रा चर्चा में है। ओहो, ये आज की क्लास का सुपर डुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, 4CT अब्लिक आपका डीपी, जो भी समझे भाई, मुर्रा चर्चा में। सर इसमें क्या इंपोर्टेंट है, अरे भाई बहुत कुछ इंपोर्टेंट है इसके अंदर। शानदार क्वेश्चन देके जाऊंगा, जवाब देके जाऊंगा आपको। याद रखना, मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है, याद रखना। मुर्रा औसतन सबसे ज्यादा दूध देने वाली, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। एक हरियाणा में कहावत भी चल रही है, क्यों भाई, बोले दूध मिलेगा क्यों, मुर्रा ले रहा है क्या, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल आपकी कौन सी है, मुर्रा ही है, याद रखना। और ये अब चर्चा में क्यों है, इसमें तो सर ऐसा कुछ था नहीं चर्चा में होने लायक। हाँ भाई था नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब चर्चा में भाई ये जो धरी मुर्रा है, ये मुर्रा नस्ल जो है आपकी। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुर्रा नस्ल मूल रूप से कहां की है। जल्दी से जो हरियाणा वाले हैं क्लास को देखिए, हरियाणा वाले रहे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे, क्यों, शेयर तो करते नहीं है दिल से।
शेयर तो करनी नहीं है कि किसी और का भला हो जाए। तुम सारे के सारे स्वार्थी हो, एक नंबर के स्वार्थी हो, है ना, सारे के सारे स्वार्थी हो कि बस हमारा ही सर। अरे तुम्हारे शेयर से किसी का भला हो जाए तो क्या जा रहा है तुम्हारा, है ना, लेकिन नहीं करना ना भला, जिंदगी में भला नहीं करना, ठीक है। अब जैसे पसीने में भी भीग के मैं भी तो भला ही कर रहा हूं, सर आपका भी तो भला, हाँ है, मेरा भी भला, क्योंकि तुम लगोगे तो मेरा भी भला है। उधर से कम गाड़ियां तो दोगे, यही तो था वो पागल जिसने हमारे कितना परेशान किया। अभी क्या बेटा, अभी तो 11 बजे 12 बजे रात को 1 बजे 1:30 बजे भी क्लासेस चला करेंगे, तुम्हारी जल्दी व्यवस्था कर रहा हूँ, तुम्हारी टेंशन मत लो, है ना, पहुंच रहा हूँ तुम्हारे घर तक भी, छोड़ूंगा नहीं पीछा तुम्हारा बिना लगे। मूल रूप से कहाँ की है भाई ये नस्ल, मूल रूप से कहाँ की है, कहाँ की है, ये है क्वेश्चन आपके बीच में। मूल रूप से नस्ल कहाँ की है, ये क्वेश्चन आपके बीच में है। मुर्रा जोटी है ना, मुर्रा जोटी। अब बात आती है ये चर्चा में क्यों आई, तो ब्राजील ने भाई मारी मुर्रा नस्ल की भैंस, जो काला सोना है आपका, काला सोना, हरियाणा का काला सोना, हरियाणा का काला सोना को पसंद किया कि ये काला सोना हमें चाहिए, यानी कि अपनी, उन्होंने क्या बोला, मुर्रा नस्ल की जो भैंस का प्रजनन या क्या एक किस्म से कह सकते हैं इनको बीज चाहिए, देसी भाषा में बात करूं तो इसको पसंद किया किसने भाई, ब्राजील ने। ब्राजील का जो भैंस अनुसंधान केंद्र है, अब मैं सीधी भाषा में बात करूंगा तो हमारा एक वहां पर एक क्या गया हुआ है, हमारी एक वहां पर समिति गई हुई है, कुछ लोगों का समूह वहां पर गया हुआ है, तो उनसे डिमांड रखी है कि भाई तुम्हारी जो मुर्रा नस्ल है ना वो हमारे को दे दो, ताकि हम दूध ज्यादा उत्पन्न कर सके, अब वो भैंस की नस्ल ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, इटली से। अब क्वेश्चन आएगा कि मुर्रा नस्ल ब्राजील में किसको रिप्लेस कर रही है, तो इटली वाली जो नस्ल है उस नस्ल को रिप्लेस करने वाली, यानी कि राहुल गांधी के मामा वाली नस्ल। अरे राहुल गांधी का पीछा ना छोड़ो भाई तुम, है ना, यहां तो पीछे पड़ गए, तुम वहां तक भी पहुंच गए, विदेशों में भी जाने लगे अब, है ना। तो ब्राजील ने क्या किया है कि भाई काला सोना जो है इसको पसंद किया है, इस नस्ल को ब्राजील ने, इस नस्ल का बीज मांगा है, नस्ल को पसंद किया है कि ये नस्ल हमें चाहिए, इसके पैसे तुम चाहिए कितने भी ले लो, हरियाणा भैंस बिके पैसे कमाएगा भाई, ठीक है, ओके भाई। दूसरी बात करते हैं, आपका जैसे काला सोना है, अब काला सोने से मुझे याद आया बारिश का मौसम हो रहा है ना, एक गोल्डन ड्रॉप, एक बूंद सोना होती है, बूंद सोना, है ना, सोने वाली बूंद कौन सी होती है, तो गोल्डन ड्रॉप, जो कि आपकी मावट जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसका संबंध भी कृषि से। मावट की बात करें तो अरे भाई जाड्डा में जो बारिश हो, जाड्डों में बरसात, आपकी जो हल्की फुल्की बरसात होती है, जो गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानी जाती है। मावट शब्द की उत्पत्ति की बात करता हूं तो ये कहां से, राजस्थान अठे कई हो गयो तो अठे माउट होगी तो माको जो गेहूं है, यो गेहूं अच्छो हो गयो, है ना, ठीक है। चलिए भाई, मावट शब्द की यहां पर बात होती है, सर्दी के अंदर जो बारिश होती है, मैंने जाडो लिख दिया भाई, जाडो में जो बारिश होती है उसे बोला जाता है। यहां पर एक साथ में आपका आता है ग्रीन गोल्ड, इसका संबंध भी है आपका किससे, कृषि से ही है, और ये किसको बोला जाता है, बांस को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड। हरा सोना किसको बोला जाता है, काला सोना किसको बोला जाता है, ये आपके बीच में। अब ब्राजील ने हमारे काले सोना को पसंद किया, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर जो एक डेलीगेशन गया हुआ है, कह सकते हैं कौन लोग यहां पर गए हुए, देखिए ये मैं यहां पर बात करूंगा, कहां पर गए हैं भाई, आपका ये ब्राजील के अंदर आपके उबेरा, नोट करेंगे साथ के साथ भाई, उब्रेबा में स्थित है इनका, उब्रेबा में स्थित है इनका एक केंद्र है, वो है अल्टा जेनेटिक प्रयोगशाला। अल्टा सीधा पूछेगा, अल्टा जेनेटिक्स प्रयोगशाला आपका क्या है, चर्चा में। यहां पर बाहर से लोग गए हैं, हरियाणा से लोग गए हैं यहां पर, और यहां पर जो आपका उब्रेबा ये स्थान कहां पर, ब्राजील के अंदर है। अल्टा जेनेटिक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला का संबंध किससे है, आपको पता भैंस से है, और वर्तमान में इटली से ये खरीद रही थी। और अभी आपके जेपी दलाल के साथ, जेपी दलाल साहब आपको पता है, जेपी जो दलाल साहब है ये हरियाणा के क्या है, कृषि व आपके पशुपालन व कृषि मंत्रालय इनके पास है। जेपी दलाल कहां से संबंध रखते हैं, आपके लोहारू से संबंध रखते हैं। कहां से भाई, लोहारू से संबंध रखते हैं। कहां से, लोहारू से। लोहारू कहां है, भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है, बाजरा। महेंद्रगढ़ वाला जो आ जाओ, तुम्हारे लात मार के बाजरे में पहला जो सुपर फूड फॉर आपका फ्यूचर, सुपर फूड फॉर फ्यूचर, इंडिया का सुपर फूड फॉर फ्यूचर क्या है, वही बाजरा। जो क्वेश्चन आपका घूम रहा है, याद रखना, इसी को मोटा अनाज बोला जाता है। विश्व के अंदर पहली ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर सहन करके भी आपको खाने लायक, आपको जिंदा रखने लायक है, आपके बीच में आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करते हैं, क्योंकि बाजरा बोया जाएगा भाई, बाजरा बोया जा रहा है, बारिश आ रही है, मानसून आ रही है, मानसून जोर पा रही है। आज की बात कितनी तारीख होगी, 6 तारीख है। 7 और 8 तारीख को आपका डेंजर बताया गया, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर की जबरदस्त बारिश होने वाली है। अपने इतिहास बढ़ते हैं, 112 नंबर भी दे रखे हैं, कुछ आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अपने भाई को ना तैरना जिनको नहीं आता, वो नाव लेके निकलना कल घर से, कल और परसों, ठीक है। चलो देखते हैं, मौसम विभाग की जानकारी कभी झूठी जाती नहीं है,
बट जो भी है चलिए बात करते हैं। जेपी दलाल साहब के साथ यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल गया है, प्रतिनिधि मंडल सीधा सा पूछेगा प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन लोग शामिल थे। अब ये देखो जो ब्राजील के अंदर, भाई मैं एक बार रफ कर रहा हूं इसको, उबरे को लिख लेना और अल्टा जो जेनेटिक आपका प्रयोगशाला इसको लिख लेना, ये कहां पर आपकी ब्राजील के अंदर है, ठीक है। और मुर्रा नस्ल की भैंस को यहाँ पर पसंद किया गया। इस प्रतिनिधि मंडल के अंदर आपका हरियाणा पशु विकास बोर्ड, हरियाणा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल पड़े आपके, पशुधन, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, विकास तो मिल ही नहीं रहा हमारे को ना, विकास बोर्ड की मैं यहां पर बात करता हूं तो चेयरमैन कौन आपके, चेयरमैन ये साहब भी गए ब्राजील भाई। चेयरमैन कौन है, रणधीर सिंह जो साहब है, रणधीर सिंह जो आपके गोलन है आपका, RS गोलन भी लिखा मिल जाएगा, डाउट नहीं करना, पूरा नाम इनका ही है। और कौन है साथ में इनके, तो हरियाणा वेयर हाउस ये निगम के जो अध्यक्ष हैं, हरियाणा वेयर हाउस निगम के जो अध्यक्ष हैं नैनपाल रावत, लड़ाऊना नैनो से नैन रे, याद रखना वहां से टाइम लाइन गुजरती है आपकी, ठीक है। अगला भाई हरियाणा वन विभाग निगम के चेयरमैन, हरियाणा वन विभाग के जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब भी आपकी यहां पर गए, कौन है, धर्मपाल गोदारा भाई, धर्मपाल साहब हैं, धर्मपाल यानी कि धर्म के ऊपर पाल करने वाले, ठीक है, ओके। अगला भी आपका हरियाणा पशुधन डेयरी विकास, हरियाणा पशुधन डेयरी जो विकास है, डेयरी विकास के आयुक्त भी ब्राजील गए हैं, सचिव हैं ये आपके, कौन है सचिव, इसके सचिव है कौन आपके भाई, पंकज, गर्मी ने ना कुछ बोलता कुछ बुलवा रहा है, पंकज अग्रवाल, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन बनता भाई आपका सीधा सा कि मुर्रा नस्ल की भैंस को कहां पर पसंद किया गया ब्राजील के अंदर, वो हमसे क्या मांग रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आपकी जो वीर्य बैंक है वहां से इस नस्ल का हमारे पास जेनेटिक जो हम उत्पन्न करना चाहते हैं इस नस्ल को वो भेजो भाई। तो महेंद्रगढ़ का वीर्य बैंक कहां पर स्थापित किया गया ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। गरिमा की बात करी थी मैंने, वो भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर ब्राजील की बात हो रही है, ब्राजील में पसंद किया गया, ब्राजील के अंदर कहां पर किया गया है, साथ में हमारा जो मंडल गया हुआ जेपी दलाल साथ में है, उसमें हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन है रणधीर सिंह, साथ में हरियाणा वेयर हाउस निगम के आपके नैनपाल साहब हैं, और साथ में हम बात करें हरियाणा वन विभाग के चेयरमैन कौन है, धर्मपाल साहब हैं, और साथ में हम बात करें हरियाणा पशु डेयरी विकास के सचिव कौन आपके, पंकज अग्रवाल। ये सारे लोग वहां पर गए, इनके सामने डिमांड रखी, इन लोगों ने वहां पर विजिट भी किया है, जो इनका भैंस अनुसंधान केंद्र कह सकते हो। वहां पर जाकर इन्होंने ये भी पूछा कि हम निर्यात करें तो कैसे करें, ये जो बीज है भैंस का इसको हम निर्यात करें, जो आप पसंद कर रहे हैं जो इसको करें तो कैसे करें, ये सारी जानकारी ये लेकर के वापस आएंगे। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता। चलिए भाई शाबाश, तुमने किसी ने भी दिल से क्लास को शेयर नहीं मारा, तुम फिर मैं बात बोलूंगा कि तुम बहुत बड़े स्वार्थी हो रहे, ठीक है। स्वार्थी होना अच्छी बात, अपने लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अपने लिए सोचना, अरे कम से कम इस पसीने की लाज तो रख दो, आज तो कम से कम 25, 30, 40, 50, 100 तक करवा दो, नहीं करवाना है ना, कसम खा रखी सर नहीं करना, हमने आपको अपने तक सीमित रखना। मैं गुरु नानक वाला आशीर्वाद देने वाला हूं तुम्हारे को, ठीक है। जो गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया था ना, जिन्होंने सेवा करी थी अच्छी बोले तुम उजड़ जाओ, जिन्होंने पत्थर मारे जिनको बोले तुम बचते रहो, है ना, वो बड़ी बात है भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा के अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा, और पूछा क्या जाएगा, पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला भाई आपका IIT हैदराबाद चर्चा में, आपका क्या चर्चा में, आपका IIT हैदराबाद, क्वेश्चन नंबर 7 आपका IIT हैदराबाद चर्चा में है। हैदराबाद तो वैसे ही चर्चा में रहता, वहां भी कहोशी भाई साहब वो उल्टे सीधे बकते रहते हैं, है ना, व्यक्ति की आजादी का मजे ले रहे हैं ना लोग, व्यक्ति की आजादी, इसके ऊपर बैन होना चाहिए भाई। हैदराबाद चर्चा में है, तो ये चर्चा में क्यों है इसके ऊपर हम बात करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे भाई, ठीक है। चर्चा में इसलिए यहां पर क्या हुआ भाई, अभी हाल ही में 4 जुलाई 2022 को एक उद्घाटन किया गया, 4 जुलाई 2022 को एक उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर जितेंद्र, थोड़ा सा फास्ट होगा भाई, जितेंद्र साहब ने, जो आपके मंत्री है, कौन से मंत्री है जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे, इन्होंने क्या क्या शुभारंभ किया भाई, शुभारंभ किया है, किसका शुभारंभ किया है, तो प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, किसका, IIT हैदराबाद में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का क्या किया, उद्घाटन किया। कहां पर किया गया भाई आपका, ये किया गया हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद ये वही शहर है जिसको 1948 के अंदर मिलाया गया था। हैदराबाद के निजाम ने क्या बोला था, हैदराबाद के निजाम से मुझे क्वेश्चन बड़ा शानदार याद आ गया, अकबर ने 12 केजी के 2 सिक्के बनवाए थे सोने के, अकबर ने 12 केजी के 2 सिक्के बनवाए थे सोने के, एक तो आपका अफगानिस्तान के शाह को दे दिया था, दूसरे सिक्के के लिए कल गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिक्के को ढूंढो भाई,
और अंतिम बार वो सिक्के का जिक्र मिलता तो कहां, हैदराबाद के निजाम के पास मिलता, वो होता है मेरा है। और उसके बाद चर्चा में आया आपका सऊदी अरब के अंदर उसकी नीलामी होनी थी। देश के विदेशी जो लोग, विदेश के अंदर जो भारतीय बैठे थे, उन्होंने इस बात को बता दिया और वहां पर आपकी कौन पहुंच गई, खुफिया विभाग। इससे उसकी नीलामी तो नहीं हुई, लेकिन 12 केजी का सोने का सिक्का आपका चर्चा के अंदर है, उसको ढूंढने के लिए गवर्नमेंट फाइट कर रही है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ना। 12 केजी सोने का सिक्का सुना है धतूरो कभी? अरे हाँ, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाए थे। 2 ही सिक्के थे 12-12 केजी के सोने के सिक्के, और उस समय इसकी काफी मतलब कहें तो लाखों डॉलरों में इसकी कीमत लगी थी बोली के अंदर। लेकिन जब ये पता लगा कि भारत की खुफिया एजेंसी वहां पहुंच गई है, तो इस जो साथ थे इन्होंने बोली नहीं करी। कहा हैदराबाद के निजाम साहब थे, उन्होंने बोली को नहीं लगने दी बोली लोगों ने। तो वो अभी लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है कि उसी का है कहां, उसको ढूंढा जा रहा है। 1948 में से भारत में मिलाया गया था हैदराबाद रियासत को। किसके दम पर? सेना प्लस पुलिस दोनों ने मिलकर ऑपरेशन किया और पीट पीट करके इस नवाबों के शहर से उस नवाब को बाहर निकाला। ऑपरेशन पुलिस इसको नाम दिया गया। ऑपरेशन जो पुलिस है, पुलिस इसको नाम दिया गया और इसके तहत इसे भारत में शामिल किया गया था। आज वहां आईआईटी के अंदर डॉक्टर जितेंद्र साहब ने आपका प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की स्थापना वहां पर करी है, ये याद रखना। लेकिन भाई इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन अगर आपके बीच में आ जाएगा तो फिर तुम सोचोगे सर नाम तो आपने बताया नहीं, है ना। तो चलो नाम बता देता हूं मैं तुम्हारे को भाई। नाम क्या है इसका? ये तिहान नाम है इसका, तिहान इसका क्या है, नाम है। और ये आपके साइंस विज्ञान तकनीकी मंत्री है। कौन से विज्ञान मंत्री? आपके जितेंद्र साहब साइंस व तकनीकी मंत्री, साइंस व तकनीकी मंत्री हैं आपके, ये भी ध्यान रखेंगे डॉक्टर। और मानव रहित यहां पर होगा क्या भाई, यहां पर आपके ड्रोन बनेंगे। क्या बनेंगे? ड्रोन। अरे ड्रोन बाबा, कौन से ड्रोन रे? ड्रोन बोले तो हल्के मानव रहित विमान यहां पर बनाए जाएंगे, जिसे तुम क्या समझते हो? ड्रोन कहते हो। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? यूएवी बनाए जाएंगे यहां पर। जो आपकी नवाचार की बात कर रहे हैं, ड्रोन बनाए जाएंगे। ड्रोन का जमाना है भाई, याद रखना आपका। ड्रोन को लेकर के बात करूं तो ड्रोन और कहां बनाए जाएंगे आपके? तो गुरुग्राम के अंदर बनाए जाएंगे। गुरुग्राम के अंदर भी आपके ड्रोन बनने वाले हैं, ठीक है। यहां पर आपके 70 ड्रोन आपके ऑलरेडी क्या आपके टेस्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। यहां पर देश का पहला हेली हब भी आपका कहां पर भाई? गुरुग्राम के अंदर ही देश का पहला हेली हब भी आपका गुरुग्राम के अंदर ही है। ये भी आपका चर्चा के अंदर शानदार क्वेश्चन यहां पर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं करेंगे भाई, ठीक है। 7 ही क्वेश्चन थे आज के। चलिए आज की जो क्लास है उज्जवल परिवार की तरफ से यहीं तक रहने वाली है। जो लोग आए उनके लिए थैंक यू, जो नहीं आए उनके लिए और भी ज्यादा थैंक यू। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी है, कोई बात ऐसी जो आपके दिल को चुभ गई, तो उसको लगा के रखना है जब तक सक्सेस नहीं होते हो। सॉरी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। थैंक यू भाई।